नमस्कार। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विट्ठल चौधरी जी। स्वागत है आपका। विट्ठल चौधरी जी कश्मीर से निर्वासित हिंदुओं में एक हैं जिन्हें प्रशासन ने अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर किया। आज जानते हैं हम इनसे क्या क्या वजह रही और आज भी परिस्थितियां क्या है, और भारत सरकार जो ढिंढोरा पीट रही थी लगातार कि 370 हमने हटा दिया, ऐसा किया, उन सब की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो मैं जानूंगा विट्ठल चौधरी से। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। विट्ठल जी, आप तो कश्मीर से निर्वासित जीवन जी रहे हैं। उस समय जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस समय ये जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में, आप काफ़ी छोटे रहे होंगे जी। कैसी क्या यादें हैं वहाँ की? देखिए 1990 में मैं 6 साल का था, तो कश्मीर की यादें मेरी जुड़ी। बच्चे 6 साल के बच्चे के लिए क्या याद होगी? मेरी याद है कि हमारे एक मंदिर होता था, मेरी दादी मुझे लेके जाती थी, हमारा बड़ा सा घर होता था, हम सब साथ में रहते हैं। लेकिन उससे भी एक याद जो आज तक मैं कभी भूला नहीं हूँ कि हमारे घर के पीछे, थोड़ा पीछे एक मस्जिद थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि उस मस्जिद से आवाज़ें आई और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता था, जो हमारे पड़ोसी थे, कैलिशनकोव AK-56 लेके घूम रहे थे। इतने में क्या हुआ कि मेरी माताजी की चुन्नी खिड़की से नीचे गिर गई। पिताजी ऑफिस गए हुए थे और करीबन 1-1.5 घंटे तक हम वो चुन्नी लेने के लिए नहीं ले जाए नीचे। ये बड़ा मेटामॉर्फिकल भी अगर आप समझेंगे तो के साथ होता, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या होता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सुबह 26 फरवरी 1990, 26 फरवरी 1990 से आज 25 जून 2024 से मेरे पिताजी कभी वापस नहीं आए। मेरी दादी कहते कहते रह गई कि हम कश्मीर वापस जाएंगे, उनका स्वर्गवास होगा। मेरी माताजी कभी कश्मीर नहीं गई। मेरे पिताजी बोलते हैं मैं उस कश्मीर में जाना ही नहीं चाहता हूँ जहाँ वहाँ मुझे सिर्फ मंदिरों की नहीं, वहाँ मुझे अजानों की आवाज़ आए। फिर जम्मू आए, जम्मू में शरणार्थी शिविरों में जिए। आपको ये आप समझिए, जम्मू और कश्मीर में उतना ही फ़र्क है जितना गोवा में और दिल्ली। तो ये ब्राह्मण जेनोसाइड किसने दिया? देखिए, जिहाद का जो सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, एलाई रहा है, वो रहा है कम्युनिस्ट, बोल्शेविक। इसे बोल्शेविक जिहादी नेक्सस बोलते हैं। तो कम्युनिज्म ने एम्बोल्डन किया इस्लाम को और ये बता दिया कि अगर आपको ब्राह्मण, मैंने बोला ना कि जब सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में फ्रंट लाइन पे कौन होते हैं? आपकी सिविलाइजेशन को, आपकी निरंतरता को कौन बचाता है? वो आपको वहाँ के पढ़ा लिखा समाज बचाता है। आज की डेट में भी साइंटिस्ट बचाते हैं। कोविड हुआ था, डॉक्टर्स ने बचाया। तो पढ़े लिखे लोग जो थे वो निरंतरता को, उसकी कॉन्टिन्यूटी को, सिविलाइजेशन कॉन्टिन्यूटी को रोकते थे। आप उनको खत्म कर दीजिए, आपकी सिविलाइजेशन खत्म है। तो कम्युनिस्टों ने बोल दिया कि ब्राह्मणों को खत्म कर दीजिए, जो पढ़ा लिखा समाज है। मेरा मानना ये है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वो ब्राह्मण, जो व्यवसाय करते हैं वो वैश्य, जो लड़ते हैं वो क्षत्रिय, और जो बाकी साधनों को पूर्ण करते हैं वो शूद्र हैं। ऐसे भी तो भगवान ने भी तो कहा चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उन्होंने भी गुण कर्म की बात की। बिल्कुल। अब उसको आपने जातिवाद कर दिया, और जातिवादी बहुत रिलेटिवली नया टर्म है अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में। ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मैकक्ले ने शुरू किया जातिवाद। उन्होंने पता लगा कि इनको डिवाइड कर दो, वर्ण व्यवस्था। आप मुझे 1830 से पहले कोई ऐसी किताब बता दीजिए, कोई पुस्तक बता दीजिए जहाँ जातिवाद का वर्णन हो। वहाँ आपको वर्ण व्यवस्था का वर्णन होगा, लेकिन जातिवाद का नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए दलित उत्पीड़न का कोई भी वर्णन हो 1830 से पहले। ये जब इम्पेरियलिस्ट पावर्स, जो साम्राज्यवाद की शक्तियाँ भारत में आई, उनको पता था कि ये अगर खत्म, हिंदुओं को बांटना है तो वर्ण व्यवस्था को, मैनिपुलेटिव थे,
वो मैनिपुलेट करेंगे, आज भी हम उसको मान रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण जेनोसाइड, देखिए अब दूसरी बात है, जब आप जेनोसाइड कन्वेंशंस की बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो अब मेजॉरिटी का कभी जेनोसाइड नहीं होता। मेजॉरिटी की बात करेंगे तो आपका जेनोसाइड हो ही नहीं सकता, वो मान्यता ही नहीं मिलेगी। तो जेनोसाइड किन का होता है? जेनोसाइड होता है प्रोटेक्टेड ग्रुप का। किसी एक जगह में जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है वो प्रोटेक्टेड ग्रुप होता है, तो उसका जातीय विध्वंस हो सकता है। जैसे मूपला में भी हुआ, जैसे चित्पावन ब्राह्मणों का भी हुआ। बहुत कम लोग बात करते हैं चित्पावन ब्राह्मणों की। सावरकर जी की सारी बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि सावरकर जी के छोटे भाई को 1948 में जला के मार दिया गया था। इन्हीं उसी जेनोसाइड में हुआ था, चित्पावन ब्राह्मण पुणे में, गांधीवध के बाद, गांधी जो भी मतलब। तो इसलिए उस कन्वेंशंस के हिसाब से टेक्निकली तो हाँ ठीक है, हमें ये मनवाना पड़ेगा कि हमारे किसी वर्ण व्यवस्था में किसी लोगों का एक गुट का विध्वंस हुआ था। लेकिन सच्चाई में तो हिंदुओं का ही जेनोसाइड कंटिन्यूटी में भारत में चल रहा है और आज भी चल रहा है। क्योंकि भारत में या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ धर्म घटा, हिंदू धर्म घटा, वहाँ हमारा एक विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। लेकिन इस बात को मानने के लिए न नेता तैयार है न जनता तैयार है। नेता तो इसलिए तैयार नहीं है कि नेता अगर बात करना शुरू कर देंगे तो फिर वो दोबारा शायद जीत के ना, क्योंकि जनता उनसे प्रश्न करेगी, इसलिए उनसे छुपाया गया। और जनता को शायद बोध भी नहीं है इन चीज़ों का, और कुछ तो हमारी असफलता रही है, बता नहीं पाए लोग। हम बता नहीं पाए ठीक से, हम समझा नहीं पाए कि विध्वंस क्या होता है, कि आप लगातार अटैक में हो। शत्रुमुर्ग की तरह हमने रेत में सर दे दिया और ये सोच लिया कि अब खतरा टल गया है, लेकिन वो तलवार हमारी गर्दन पे आज भी अटकी हुई है, वो कभी भी कर सकते हैं। तो हिंदुओं को चाहिए कि यूनाइट हो। हिंदू यूनाइटेड ही है। हिंदुओं को चाहिए कि उनको शत्रु बोध हो। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम सब मिलके अपना इकट्ठा होके लड़ाई करें। मेरा मानना यह है कि हर हिंदू को अपने दूसरे भाई पड़ोसी हिंदू का रक्षा करने की शपथ लेनी चाहिए। हम मैक्रो में बड़ी बड़ी बातें की जगह हम माइक्रो में बात करें कि बिल्कुल ही म्यूनसिपैलिटी में छोटा करके हम शुरू करें, अपने पड़ोसी की रक्षा करें। मुझे लगता है कि उतने से ही काम हो जाएगा, ज़्यादा लड़ने की आवश्यकता नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। और आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।